हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और लोक स्टडी पे आपका स्वागत है। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस स्पीसीज। ठीक है, आपके ऑप्शन थे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कलरलेस का कि हमें बस देखना है अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो कलर्ड स्पीसीज होगी। हमने क्या कहा था, अगर क्या है अनपेयर्ड स्टेज है, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो भी एटम है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। क्या होगा, कलर्ड होगा। लेकिन कलरलेस कब होगा, जस्ट इसका अपोजिट कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अब्सेंट होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट होने चाहिए तो वो पैरा की जगह हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। और डाई मैग्नेटिक होगा तो क्या होगा, वो होगा कलरलेस होगा। अब हमसे पूछा कलरलेस स्पीसीज बताइए, तो हमें बस क्या करना है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन है इसकी। अब अगर हम इसकी फिलिंग करें तो हम जानते हैं कि इसकी फिलिंग हम करते हैं तो हमारे पास आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो अब 18 से आगे फिलिंग करनी है। क्या करना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 18 है, तो अब हमें 18 से आगे की फिलिंग करनी है। और यहाँ तक हमारे पी ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं। अब डी ऑर्बिटल शुरू करने से पहले आता है 4s और 3d। और स्कैंडियम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3d आ जाएगा। तो 4s2 और 3d 1, क्यों, 18 और 2 20 और ये 1 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमसे कह रहा है वो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब करने हैं। तो आर्गन 4s0 एंड 3d भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 4s ऑर्बिटल भी खाली है और जो 3d ऑर्बिटल है वो भी हमारा क्या है, खाली है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक हमारी डाई मैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। और डाई मैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती है, डाई मैग्नेटिक स्पीसीज होती है कलरलेस। तो यहाँ पर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या है, कलरलेस है, मतलब ये ठीक है। अब आ जाते हैं टाइटेनियम पे। तो टाइटेनियम का हमारे पास क्या है, 22 है। अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। आर्गन इससे एक आ गया, तो आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 18 220 और ये 20 में और 2 जोड़ेंगे 22, तो 22 आ रहा है। अब बोल रहा है आर्गन 4 पॉजिटिव, तो आर्गन 4 पॉजिटिव में क्या, सॉरी टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, तो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में क्या होगा, आर्गन एज इट इज रहेगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, तो मतलब क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये स्पीसीज भी कैसी है, डायमैग्नेटिक, और क्या रहेगी, कलरलेस रहेगी। तो टाइटेनियम भी क्या है, कलरलेस है। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर है 29। अगर यहाँ बात करें तो आर्गन 4s2, सॉरी जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो 4s2 3d10, क्या बोल रहा हूँ, 4s2 3d10। और यहाँ बोल रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में से जाएगा 0 और 3d10 में फुलफिल रहेगा। तो यहाँ पर जो 3d एलिमेंट है, सॉरी 3d ब्लॉक है, जो d ब्लॉक है उसमें 3d जो हिस्सा है उसमें सारे ऑर्बिटल क्या रहेंगे, फुल फिल्ड रहेंगे। और फुलफिल्ड मतलब पेयर्ड, ये देखिए फुलफिल्ड मतलब पेयर्ड, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। तो इधर भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगी, कोई भी कलरलेस, कोई भी कलर्ड हमें स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। तो तीनों अनपेयर्ड है, तीनों ही डायमैग्नेटिक है, तीनों ही कलरलेस है, तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली पैरामैग्नेटिक। अब याद कीजिए हमने आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था, आयरन का एटॉमिक नंबर था 26, आयरन का एटॉमिक नंबर था 26, तो आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, 26 है, आर्गन तक 18, ये 20 और 6 26 हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के लिए चेक करना है। चलिए करते हैं। तो आर्गन 4s0 3d6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखते हैं आर्गन 4s0 और 3d5। ठीक है, अब 3d6 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं, और 3d5 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं। तो 3d6 में देखिए 5 ऑर्बिटल है इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3
4 5 और ये आ गया हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने मिल रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा Fe3 पॉजिटिव में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। बस निकिल चेक करना है, तो निकिल को चेक कर लेते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, नॉर्मल कन्फिगरेशन क्या, आर्गन 4s2 3d8 ये है। अब हमसे कह रहा है आप निकिल 2 पॉजिटिव के लिए चेक कीजिए। चलिए निकिल 2 पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं। आर्गन 4s0 3d8। अब 3d8 के लिए हम चेक कर लेते हैं ऑर्बिटल्स। 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें पाए गए, सबसे ज्यादा अभी तक हमें Fe3 पॉजिटिव में मिल रहे हैं। बस एक क्रोमियम और चेक करना। चलिए क्रोमियम चेक कर लेते हैं। आर्गन 18 और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24। कितना है 24, तो 4s2 3d4। ठीक है, चेक करते हैं। चलो ये और ये कंडीशन, यहाँ पर 2 और 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने आ गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा हमें किसमें मिल रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा मिल रहे हैं Fe3 पॉजिटिव में। किसमें मिल रहे हैं Fe3 पॉजिटिव में। तो हमारा आंसर क्या हो गया Fe3 पॉजिटिव। हमारा आंसर क्या है Fe3 पॉजिटिव, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। इसकी बात करेंगे, क्वांटम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होते हैं। देखिए क्वांटम नंबर होते हैं 4 तरह के। कितने टाइप के होते हैं, आर ऑफ 4 टाइप। तो ये होते हैं हमारे पास 4 तरीके के हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहला जो क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था हमारे बोहर साहब ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं एल से, और इसको डिस्कवर किया था हमारे सोमरफील्ड ने। किसने डिस्कवर किया था इनको, इसको सोमरफील्ड ने हमें बताया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं हम स्मॉल एम से। इसको डिस्कवर किया था हमारे जीमैन ने। किसने डिस्कवर किया था इन्हें, जीमैन ने खोजा था। फोर्थ हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं हम स्मॉल एस से। ठीक है, और इसको दिया था हमारे बैक एंड स्मिथ ने। किसने, बैक एंड स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वांटम नंबर से, जो है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वांटम नंबर, सबसे पहला हमारे पास क्वांटम नंबर है, सॉरी सबसे पहला जो क्वांटम नंबर हमारे पास है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर तो हमारे किसने किया, नील्स बोर ने किया है ना। अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है क्या स्पेसिफाई करता है, क्या हमें बताता है, तो ये हमें बताता है मेन एनर्जी लेवल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल जो क्या होते हैं, जो होते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के बारे में हमें कौन बताता है, हमें ऑर्बिट के बारे में पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और याद कीजिए हमने ऑर्बिट को, इससे पहले के लेक्चर में हमने जो ऑर्बिट का इंडिकेशन देखा है, हम ऑर्बिट को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल एन से ही करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं ऑर्बिट को, स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। तो एक्चुअल में वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या बताता है, दूसरी बात हमें बताता है डिस्टेंस। किसके बारे में बताता है, डिस्टेंस of electron, distance of electron from the न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, इसके बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। क्योंकि जब तक आपको ऑर्बिट नहीं पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तब तक आप उसकी न्यूक्लियस से दूरी नहीं निकाल सकते। चलिए अब आगे हमें और क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आगे हमें बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है, एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस उस ऑर्बिट में, उस क्वांटम नंबर पे, उस मेन एनर्जी लेवल पे, उस ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही पता चलता है। और जिसको हम कैसे निकालते हैं, E बराबर माइनस Z अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और फिर हमें और क्या बताता है, और ये हमें बताता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v हमारे पास क्या था, v हमारे पास था z बाय n इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इससे आगे हमें क्या पता था, इससे आगे हमें साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी इससे पता चलता है कि ऑर्बिट का साइज कितना बड़ा है, साइज ऑफ ऑर्बिट, ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। और हमें क्या पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, हमें ये पता चलता है कि वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, क्या वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। हमेशा वो किसमें प्रेजेंट रहेगा, होल नंबर में। ये नो नहीं है, ये नंबर है, होल नंबर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और मतलब इसका ये हो गया कि ऑलवेज इन 1 2 3 4। याद कीजिए हम क्या पढ़ते हैं, हम के शेल, एल शेल, एम शेल पढ़ते हैं ना। तो के शेल फर्स्ट ऑर्बिट 1, एल शेल सेकंड ऑर्बिट 2, एम शेल थर्ड ऑर्बिट 3 और एन शेल फोर्थ ऑर्बिट 4, ठीक है। सोन ऐसे आगे चलता रहता है। तो कभी भी आपको रेशियो में नहीं मिलेगा, हमेशा किसमें मिलेगा, एक होल नंबर में मिलेगा, 1 2 3 4 के आगे मिलेगा, ठीक है। ये KLM है। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किन किन चीजों के बारे में स्पेसिफाई करता है, किन किन चीजों के बारे में हमें बताता है। हमें ऑर्बिट के बारे में पता चलता है, हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस के बारे में पता चलता है, यानी कि अगर हम टेक्निकली बोले तो रेडियस के बारे में हमें पता चलता है यहाँ पर, जो कितनी होती है n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में, साथ साथ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। ये हमें सब किससे पता चल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं कि सेकंड चीज, ये हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर हम समझ गए। अब सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में जाते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। चलिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था सोमरफील्ड ने, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था, नील्स बोहर ने। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था, सोमरफील्ड ने, ठीक है। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या चीज स्पेसिफाई करता है, क्या क्या चीज बताता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, सब शेल। किसके बारे में बताता है, सब शेल। सब शेल क्या होती है, SPDF, ये सब शेल्स होती है, ठीक है। इसके बारे में हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और क्या क्या चीज हमें बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है कि इन सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स 2D नहीं है, वो 3D है। तो हमें क्या पता चलता है कि ऑर्बिटल्स आर 3D। तो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें कौन बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। 3D ऑर्बिटल्स यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता चल जाता है कि वो 3D है, 2D नहीं है। चलिए, आगे हमें और क्या पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ये भी हमें किससे पता चलता है, ये भी हमें पता चलता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एल, एल ब्रैकेट सॉरी, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ऑर्बिटल के अंदर, फिर मैं बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो मल्टीपल होगा एच अपॉन 2 पाई का, लेकिन कितना, वो होगा अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1, ये वैल्यू इंटू एच अपॉन 2 पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है। चलिए, और फोर्थ जो पॉइंट हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज इन 0 to 9-1, यानी कि जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करती है, 0 to n-1 के बीच में, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझा, अब हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को समझा। अब एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, टेबल बनाते हैं। ये हम लेते हैं यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n ले रहे हैं, ठीक है। n ले रहे हैं यहाँ पर हम, n मतलब हमारे पास आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब लेते हैं यहाँ पर l,
एक जगह हमने एन ले लिया, अब यहाँ पर हम लेते हैं एल, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे अगला वैल्यू ऑफ एल फॉर सबशेल, वैल्यू ऑफ एल फॉर सबशेल, ठीक है। चलिए एक एक करके फिल करते हैं। एन हमारे पास मान लीजिए 1 है, हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एल क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम जानते हैं एल होता है हमारे पास n-1, तो हमारे पास एल क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू फॉर एल, अब यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास, एल एज यूजुअल क्वांटम नंबर एल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके लिए जो एक फर्स्ट ऑर्बिट में सबशेल कितनी, जो सबशेल है वो कितनी होती है, एक ही होती है, वो होती है एस, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1s, ठीक है। ये वैल्यू हो गई एल की, ठीक है, वैल्यू ऑफ एल फॉर सबशेल, ठीक है। चलिए सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, सेकंड ऑर्बिट में जो हमारे पास वो होगी सबशेल, वो क्या होगी 1, ऐसा नहीं है, लाई करेगी। मैंने आपको क्या बोला कि जो वैल्यू होती है एल की, ये कौन मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इसकी रेंज होती है, और रेंज कितनी होती है 0 to -1 के बीच में। तो 0 तो हमारे पास पहले आ गया, तो यहाँ पर 1 आया लास्ट में, तो दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 0, एक होगी 1, तो 0 और 1 के बीच में। 0 किसको इंडिकेट करता है 1s को, तो 0 और 1 किसको इंडिकेट करेगा 0, 1s तो इसमें शामिल है, साथ साथ अब क्या आ जाएगा 2s और 2, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारे पास क्या है, वो है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट 3 - 1 2, तो यानी कि 0 0 1 2 0 1 2, यानी कि 3s 3p और 3d। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ हमारे पास क्या होगा 0 1 2 3, 4 - 1 3 आ गया, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। ऑर्बिट के हिसाब से सबशेल कौन सी होंगी, उसमें ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, वो हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ एल और सबशेल और शेप ऑफ सबशेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जैसे एल, देखिए एक बात मैं आपको इस टेबल से क्लियर कर देता हूँ, ऑर्बिट 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, वो बात की बात है। अब फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमने कहा कि एल की वैल्यू 0 थी, ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 0 इंडिकेट कर रहा है एस सब शेल को, किसको इंडिकेट कर रहा है एस सब शेल को, इसलिए यहाँ पर एस है, 1s को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर 0 और 1 है, तो यहाँ पर 0 के हिसाब से 1s ऑर्बिटल होगा, वो इनर मोस्ट होगा, सबसे बाहर वाला कौन सा होगा 2 वाला, तो 2s और 2p ऑर्बिटल यहाँ पे। अब यहाँ पर 1s भी है, यहाँ 2s भी है, लेकिन 2 आ गया, तो 2 किसको इंडिकेट कर रहा है 3 को, तो 3s 3p 3d, ये तीनों ऑर्बिटल्स भी इसमें होंगे, यहाँ पर 1s भी होगा 2s भी होगा 2p भी होगा, साथ साथ चूंकि वैल्यू 2 तक जा रही है, यहाँ पे और ऑर्बिटल कौन से ऐड हो जाएंगे 3s 3p 3d। ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए 0 1s, 1 जो होगा वो 2s 2p को, 2 जो होगा वो 3s 3p 3d को, और 3 जो होगा वो 4s 4p 4d 4s को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए ना कि अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास s p d f ये चारों सबशेल्स होंगी, फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास s p d f ये चारों सबशेल्स होंगी, और इन सबशेल्स की जो ऑर्बिटल्स है वो भी होगी, s की 1 और 2 दोनों, p की 2 3 4 तीनों, है ना, और d की 3 और 4 की 4, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ, किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एल। यहाँ पर एल की वैल्यू ले लेंगे हम, और यहाँ पर हम लेंगे सबशेल, क्या लेंगे सबशेल, ठीक है, और लेंगे अब उस सबशेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल की शेप, और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। एक ये, फिर ये, फिर ये चार चीज हमें नोट करनी है, देखिए चलिए अब वैल्यू ऑफ एल हमारे पास पहली एल की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 का मतलब है एस सबशेल, यही मैंने आपको बताया एस सबशेल, ठीक है। और एस की जो शेप होती है सबशेल की वो क्या होती है, वो होती है स्फेरिकल, क्या होती है स्फेरिकल। चलिए और कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं एस में, केवल 2, केवल 2। अब मान लीजिए एल की वैल्यू 1 है, तो कौन सा सबशेल होगा पी सबशेल होगा, ठीक है, और पी की क्या होती है डबल शेप, याद कीजिए, और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। चलिए ऐसे ही अगर एल की वैल्यू 2 है तो क्या होगा डी सबशेल, डी की क्या होती है डबल 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 शेप, इसमें कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और अगर एल की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये एफ
सबशेल की बात कर रहा है, और एफ सबशेल की जो ऑर्बिटल्स है उनकी शेप क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ट्रिपल डंबल कॉम्प्लेक्स, और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली टेबल भी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, जो मैंने अभी इस टेबल से एक्सप्लेन किया था, यही टेबल मैंने आपको और आगे बता दी इससे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वांटम नंबर की, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने डिस्कवर किया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा डिस्कवर किया था ज़ीमैन ने। किसने डिस्कवर किया था, ज़ीमैन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करता है, क्या क्या चीजें बताता है। तो जो पहला पॉइंट है वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल्स, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चल गई थी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट की जो सबशेल है इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। चलिए थर्ड पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो उसकी जो फिर स्पेक्ट्रल है, स्पेक्ट्रम जो उसका रिलीज होता है वो स्प्लिट करेगा, तो कितनी लाइंस में स्प्लिट करेगा, उसकी एनर्जी कितनी स्पेक्ट्रम में, कितने में स्प्लिट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो स्प्लिटिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए और लास्ट पॉइंट जो हमें पता चलता है वो ये है इट्स वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है, किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए अब अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं कि m मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं m को निकालूंगा कैसे, तो m का जो वैल्यू है निकालने की वो होती है 2l+1, क्या होती है 2l+1, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब एक काम करते हैं, अब हम m और कैलकुलेट कर लेते हैं, m और निकाल लेते हैं। चलिए m निकालते हैं, तो m के लिए भी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 3-4 चीज, जैसे कि हमारे पास है n, क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि n, ठीक है। फिर है l जो क्या होता है n-1, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमें m बताता है, और m हमारे पास क्या है 2l+1, क्या है 2l+1। और लास्ट में हमारे पास आता है एक्सिस वैल्यू, क्या होती है लास्ट में हमारे पास जो चीज आती है वो होती है एक्सिस वैल्यू, क्या होती है एक्सिस, ये मैं भी आपको बताऊंगा एक्सिस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये 4 चीजें हमारे पास है, अब इन 4 चीजों के बारे में हम पता करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट की बात करते हैं, वो है 1, ठीक है। इसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, यानी कि s सबशेल, कौन सी सबशेल, s सबशेल। अब इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी होगी 2l, चलिए कर लेते हैं 2 × 1, ठीक है, 2 × 0 + 1, क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 1 ही आ जाएगी। सॉल्व करूंगा 2 × 0 0 और उसमें +1 करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 आ गया। और जो एक्सिस वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, वो कितनी है 0 है। एक्सिस वैल्यू जो होती है ना वो -l से लेके +l के बीच में लाई करती है। अब एक बात मुझे बताइए, क्या 0 का कोई वो होता है माइनस प्लस, नहीं ना, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर कोई माइनस प्लस लिए, इसलिए हमने सिर्फ 0 लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 ले लूँ तो इसके लिए जो हमारे पास l की वैल्यू 1 है, 2 - 1 1 आ गया, ये p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 × 2 + 1 करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो, सॉरी 2 × 1 + 1 करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, 2 × 1 2 + 1 3, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -1 0 और +1। अब आप बोलेंगे सर आपने 1 2 3 क्यों लिया, क्योंकि याद कीजिए मैंने एक्सिस वैल्यू क्या कहा था, -l2 + l वेरी करेगी, और यहाँ पर 3 वैल्यूज लेनी है, तो -1 फिर 0 और फिर +1, ये 3 वैल्यूज आएंगी हमारे लिए, किसके लिए, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास 3 है तो उसके लिए ये 3 एक्सिस वैल्यू आएगी, -1 0 और +1, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट देखते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए देखते हैं, वो है 2, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, d को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 2 × 2 + 1 दैट इज 5,
2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैं 5 वैल्यू लेनी है, तो -2 -1 0 3 हो गई, फिर +1 और +2 5 हो गई, तो -2 -1 0 फिर +1 +2। यहाँ पर हमारे पास 5 एक्सेस वैल्यू आ गई d ऑर्बिटल के लिए, ये 3 एक्सेस वैल्यू आएगी p ऑर्बिटल के लिए, और ये एक एक्सेस वैल्यू आएगी s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। लास्ट हम ले लेते हैं 4, तो 4 हमारे पास में l होता है 4 के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो l आता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो आता है वो आता है कितना, ये f के लिए है, वो आता है 3, कितना आता है 3 आता है, 4 -1 3, और ये f सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 × 3 + 1, तो 2 3 6 + 1 कितना हो गया 7, यहाँ पर 7 लेनी है, तो -3 -2 -1, ठीक है, 0 +1 +2 +3, देखिए 7 हमारे पास वैल्यूज आ गई किसके लिए, p ऑर्बिटल्स के लिए, ये 7 एक्सेस वैल्यू है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सेस वैल्यू भी निकालते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर से, वो भी मैंने आपको बता दिया लगे हाथों। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, फिलिंग आउट करता हूँ, जैसे आप एक्सेस वैल्यू में कंफ्यूज हो होंगे, चलिए मैं एक्सेस वैल्यू आपको बताता हूँ। मान लीजिए p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं m लिखूं, m मेरे पास p ऑर्बिटल के लिए कितना आ रहा है, m मेरे पास p ऑर्बिटल के लिए आ रहा है 3, है ना। अब ये तो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि एक्सेस में कैसे निकाल लूंगा, वो मेरे पास है px py pz, ये मेरे पास एक्सेस होती है p ऑर्बिटल की, याद कीजिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था px py pz, ठीक है। तो px में क्या आएगा +-1 0 +-1, ठीक है, +-1 क्यों बोला, क्योंकि अगर +1 आ गया तो यहाँ 0 या -1। अगर जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की p ऑर्बिटल, p जो ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी p जो मेरे पास सब शेल है, p जो मेरे पास सब शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, वो मुझे पता चल रहा है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, तो p सब शेल में मेरे पास 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, क्यों, क्योंकि 2 × 1 +1 2 1 2 +1 3 आ गया, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, वो है px py pz। अब इसमें एक्सेस क्या हो सकती है, -1 0 और +1, तो स्टार्टिंग में -1 आ गया तो फिर 0 फिर +1, या फिर क्या हो सकता है स्टार्टिंग में +1 आ सकता है फिर 0 फिर -1, इसलिए मैंने +-1 0 +-1 लिखा, ठीक है। चलिए एक बार डी का और बताता हूँ आपको, तो डी सब शेल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो है 5, वो है 5, मतलब डी सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल मेरे पास कितने होंगे 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा +-2 +-1 0 +-1 +-2 ऐसे आ जाएगी इसकी फीलिंग, ठीक है। जैसे कि हमने किसमें किया था, जैसा हमने इसमें किया था, क्या बोलते हैं p ऑर्बिटल्स में, ठीक है। चलिए आई होप आपको अभी तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। अब हमारा एक लास्ट क्वांटम नंबर बच रहा है, वो और कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास बच रहा है एक क्वांटम नंबर, उसका नाम है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर की जो डिस्कवरी थी वो बेक एंड स्मिथ ने करी थी, ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन, किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। और ये दो तरीके की डायरेक्शन हो सकती है, दोनों में से कोई एक शो करेगा, इट इज आर ऑफ टू टाइप, ये जो है इट इज आर ऑफ दो तरीके की हो सकती है, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो सकती है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, एक हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज की इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सी है, फर्स्ट वन है हमारे पास क्लॉकवाइज, दैट इज प्लस हाफ आ गया। दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ गया -हाफ, क्या आ जाएगा -हाफ, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा -हाफ। तो ये दो में से कोई एक स्पिन ही इलेक्ट्रॉन शो करेगा, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में, जैसे ये एक ऑर्बिटल में बना रहा हूं, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे शो करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन अपनी शो करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, पेयर में होंगे तो दोनों अपोजिट स्पिन शो करेंगे, एक प्लस एक माइनस, या तो वो क्लॉकवाइज में शो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में शो करेगा। ठीक है, अब बस हमारा इसमें एक पॉइंट और रह गया है, वो है स्पिन मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम निकालना है। स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम हम निकाले तो वो आएगा म्यू एस, और वो होता है हमारे पास अंडर रूट एस एस प्लस वन, अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास आता है स्पिन मोमेंटम। और हम इसको क्या लेंगे, ऑलवेज प्लस माइनस हाफ, या तो हम इसको प्लस हाफ ले लेंगे या माइनस हाफ ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर बता दिए हैं, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, फाइंड ऑल नंबर या फिर ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बताइए, अब आपको हाइड्रोजन और हीलियम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो पता करना है। चलिए, तो हाइड्रोजन पहले लेते हैं H1, इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो अब हम इसकी फीलिंग जानते हैं, ये होती है 1s1, ये इसकी फीलिंग होती है। ठीक है, अब इससे आपको क्या क्या पता चलता है वो आपको पता लगाना है। तो पहली बात तो हमें इसका ऑर्बिट पता चल गया, वो है 1। तो पहला क्वांटम नंबर हमने खोज लिया, जो है हमारे पास पहला जो क्वांटम नंबर है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n पता चल गया, फर्स्ट ऑर्बिट, चलो क्लियर हो गया। अब l अगर हम निकाले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n-1 रख दीजिए, 1-1 दैट इज l हमारे पास क्या आ जाएगा, l हमारे पास आ जाएगा 0, तो l भी हमने निकाल लिया। चलिए, n निकल गया, l निकल गया। अब बात करते हैं m की, तो m निकालना है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास m है उसका फॉर्मूला क्या था, 2l+1, क्या था 2l+1 दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m, हमारे पास m आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर +1 क्यों नहीं लिया, तो +1 का मतलब ये है कि एक इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, उसको हम इंडिकेट करते हैं 0 से। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब स्पिन क्या हो सकता है, यहाँ पर m निकल गया है ना, अब यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल गया। अब स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास हो सकता है +12 या फिर -12, या तो +12 शो करेगा या फिर -12 शो करेगा। अब हीलियम की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, हीलियम की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास हीलियम है। ठीक है, हीलियम का हमारे पास होता है 1s2। ठीक है, तो n क्या है इसके लिए n क्या है 1 है। चलिए, ठीक है, l क्या है, l इसके लिए 0 है ना। अब यहाँ पर m क्या है, m भी इसके लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो s है वो ही 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, एक होगा +12 और एक होगा -12, क्योंकि अब पेयरिंग होगी। ऑर्बिटल कैसा होगा इसका, इसका ऑर्बिटल ऐसा होगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। ठीक है, इसीलिए हम +12 और -12 लेंगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर पता करने हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम में आपको कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और उसका आपको क्वांटम नंबर निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, इन तीनों के लिए आपको क्या करना है, क्वांटम नंबर निकालना है। इन तीनों के लिए आपको क्वांटम नंबर निकालना है, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए और रुबिडियम के लिए। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, पोटेशियम का है हमारे पास 19 और आरबी का है हमारे पास 37। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका आपको क्या करना है, ऑल 4 क्वांटम नंबर निकालने हैं। आप नेक्स्ट क्लास में इन तीनों के आप क्वांटम नंबर निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है, और किसके लिए याद रखिए, मैंने पहले बोल रखा है 4 वैलेंस शेल। ठीक है, ये हिंट भी मैं आपको देके जा रहा हूँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन बच गया है जो एग्जाम में आ सकता है और वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम for electron present in 4s, 3p, 3d and 4f orbital। ठीक
ठीक है। अब इन सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन सभी ऑर्बिटल्स का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन का इन सभी ऑर्बिटल्स में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो म्यू बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो यानी कि मुझे एस के लिए भी एल पता होना चाहिए, पी के लिए भी, डी के लिए भी और एफ के लिए। तो एस के लिए एल कितना है, पी के लिए कितना है, डी के लिए कितना है, एफ के लिए कितना, वो पता होना चाहिए। एस के लिए एल होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा नीचे करना भूल गया। मैं कह रहा हूँ हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि प्रेजेंट है 4s में, 3p में, 3d में, 4f में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब हमें एल की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो एस ऑर्बिटल के लिए, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ठीक है, अब हमें एस एल पता चल गया, तो बस अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो 4 म्यू 4s। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0 ब्रैकेट 0 प्लस 1, 0 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के बाद अंडर रूट के बाद 0 आएगा, वो इंटू एच अपॉन 2 पाई करेगा तो वो भी 0 आ जाएगा। तो 4s के लिए क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ 4s के लिए 0 आ गई। अब क्या करते हैं हम, किसके लिए निकालेंगे, म्यू 4 3p, इसके लिए 3p। तो अंडर रूट एल कितना आता है, एल कितना आ रहा है, पी के लिए 1। ठीक है, तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट 1 इंटू 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 एच अपॉन 2 पाई, डेट इज म्यू 4 3p आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब म्यू 4 हमारे पास डी, तो डी हमारे पास क्या है, 3d है। डी की वैल्यू रखिए 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इंटू एच अपॉन 2 पाई। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 3 एच अपॉन 2 पाई, दैट इज हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास आ गया म्यू 4 3d, म्यू 4 3d। अब बात कर लेते हैं म्यू 4 4f, किसके बात करते हैं, म्यू 4 4f। तो अंडर रूट f के लिए वैल्यू कितनी है, f के लिए वैल्यू है l की 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो 3 इंटू 4 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। कितना आ जाएगा, एच अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो एच अपॉन पाई अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा कि म्यू 4f के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। 4s के लिए हो गया म्यू 4s, ये आ रहा है 0। ठीक है, म्यू 3p ये आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। ऐसे ही म्यू 4 3d हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। म्यू 4 4f वो आ रहा है अंडर रूट 3 एच अपॉन पाई। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s 3p 3d एंड 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिए। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।